जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 8 अनुवाद का साधन जिसका नाम है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके पहले के 7 चैप्टर्स जो हमने कराए उसको प्राप्त करने के लिए चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस। आप वहां से सभी क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अनुवाद के साधन क्या होते हैं। अनुवाद के संदर्भ में सर्वप्रथम भाषिक कोशों के मुख्य रूप से शब्दकोशों के महत्व पर ध्यान आता है। शब्दकोश जो होते हैं वह अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन का कार्य करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का कोश अर्थात खजाना। शब्द जिसमें भरे हों और जिसका अर्थ दिया गया हो शब्दकोश कहलाता है। आम धारणा और पारंपरिक परिभाषा के अनुसार शब्दकोश ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के शब्दों का वर्ण क्रम से संकलित करके उनके अर्थों और प्रयोगों का ब्यौरा दिया जाता है। आप डिक्शनरी देखे होंगे, उसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स होंगे, जैसे पहले ए से जितने वर्ड होंगे आपको उनके अर्थ मिलेंगे, बी से जितने अर्थ होंगे, फिर ऐसे करके जेड तक आपको मिलते हैं। तो एक क्रम अनुसार वर्ड क्रम में संकलित करके उनके अर्थों को प्रयोगों का ब्यौरा दिया जाता है। किसमें? शब्दकोश में या डिक्शनरी में। स्तरीय शब्दकोशों में इन सब के अतिरिक्त शब्दों की व्याकरणिक कोटि, उच्चारण, पर्याय और प्रयोग संदर्भों का भी उल्लेख होता है। संस्कृत के निरुक्त तथा निघंटु ऐसे कोश हैं जिनमें शब्दों के साथ उनकी व्युत्पत्ति भी दी गई है, मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उनके बारे में भी शब्दकोश में बताया गया है। आज भी किसी भाषा के मानक शब्दकोश में शब्द के अर्थ के साथ उसके स्रोत का भी उल्लेख रहता है, और अगर उसके रूप में परिवर्तन आया हो तो स्रोत वाले मूल शब्द का भी उल्लेख रहता है। अनेक आधुनिक शब्दकोशों में केवल प्रचलित या परंपरा और प्रयोग से सिद्ध शब्दों के अतिरिक्त ऐसे शब्द भी होते हैं जो नई वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक प्रगति की आवश्यकताओं से जन्मे हैं। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग तथा मुहावरों को भी इसमें शामिल किया जाता है, किंतु किसी भी सामान्य शब्दकोश में दर्शन, शिल्प, प्रशासन आदि से संबंध विशिष्ट शब्दावली को समाहित करना असंभव नहीं है। व्यवहार के अतिरिक्त इन विषयों से संबद्ध विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का भी उस चर्चा में प्रयोग होता है। इसलिए हर समृद्ध भाषा में ऐसे कोश भी होते हैं जिनमें विशिष्ट ज्ञान क्षेत्रों या व्यवहार क्षेत्रों से संबद्ध शब्दावली उपलब्ध हो। ये शब्दकोश एक भाषिक होते हैं। देखिए, अलग अलग शब्दकोश अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के शब्दकोश आपको अभी बताए जाएंगे आगे। लेकिन अगर किसी एक विशिष्ट भाषा की बात करें तो उसमें भी एक समृद्ध भाषा में एक ऐसे कोश होता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, जिसके जो व्यवहार के क्षेत्र के जो शब्द होते हैं उनका भी अर्थ दिया होता है। आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अनुवाद में कोश का महत्व क्या होता है। अनुवाद के क्रम में उसके सामने और कई कठिन स्थितियां आ सकती हैं। उनसे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के कोशों से उसे बहुत सहायता मिलती है। अलग अलग कोशों से अलग अलग शब्दों का अर्थ प्राप्त करके एक जो अनुवादक होता है बहुत ही सहायता प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, अनुवादक को स्वयं स्रोत भाषा के शब्द के ही सटीक अर्थ का ज्ञान न हो। मान लीजिए जो वह भाषा जिस भाषा से दूसरे भाषा में वह भाषांतरण या अनुवाद कर रहा है उसमें जो शब्द है उसका सटीक अर्थ प्राप्त ना हो, उसे ज्ञान ना हो, तो कई बार साहित्यिक कृतियों में अपेक्षाकृत अप्रचलित शब्द का प्रयोग होता है। जैसे प्राचीन अगर साहित्यों की बात की जाए तो उसमें जो शब्द हैं हर एक शब्द का अर्थ किसी को पता नहीं हो सकता है। उसका अर्थ शब्दकोश से लोग देख देख कर अनुवाद कर लेते हैं। उनके अनुवाद के लिए उनका सही सही अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी चीज़ का अर्थ हमें नहीं पता है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे? इसीलिए शब्दकोश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में स्रोत भाषा के एक भाषिक शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। एक भाषिक शब्दकोश का अर्थ आगे चल के आपको समझाया जाएगा। दूसरा विशेषता क्या है, दूसरा महत्व क्या है? किसी शब्द के सामान्य अर्थ का ज्ञान तो प्रायः सबको होता है,
पर विशेष संदर्भ में उनका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में भी उसका समुचित अर्थ सुनिश्चित करने के लिए एक भाषिक कोश उपयोगी होता है। जैसे कोई शब्द है, उसका सामान्य अर्थ तो सबको पता होता है, लेकिन हर एक शब्द का हो सकता है कोई अलग अर्थ, विशिष्ट अर्थ हो, वह नहीं पता होता है, जो कि शब्द कोशों के द्वारा पता किया जाता है और अच्छे से उसका अनुवाद किया जाता है। आगे देखेंगे हम, सामान्य रूप से भी स्रोत भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रतिशब्द इक्विवेलेंट ज्ञात न होने पर अनुवादक को द्विभाषिक कोश की सहायता लेनी पड़ती है। जो स्रोत भाषा के शब्द हों उसका सेम अर्थ, एकदम समान अर्थ लक्ष्य भाषा में अगर उसे नहीं पता हो तो वह द्विभाषिक कोश का, द्विभाषिक डुअल लैंग्वेज डिक्शनरी का वह हेल्प लेता है। अगला हम देखेंगे, व्यावसायिक और तकनीक विषयों की परिभाषिक शब्दावली के लिए तो इन विशिष्ट क्षेत्रों से संबद्ध द्विभाषिक कोशों की आवश्यकता पड़ती ही है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय लेखन के अनुवाद में भी इन क्षेत्रों से संबद्ध कोश अथवा परिभाषिक शब्द संग्रह उपयोगी होते हैं। कई बार एक ही वस्तु या अवधारणा के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होने के कारण अनुवादक के लिए स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। ऐसे में उसे प्रमाणिक कोशों से मानक शब्दों का चुनाव करने में सहायता मिलती है। ध्यान से आप सुनते रहें, उसके महत्व के बारे में आप जान जाएंगे, शब्दकोश के प्रकारों के बारे में जान जाएंगे, और यही सब अनुवाद के साधन होते हैं। साथ साथ इसके बाद आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। आपको यह कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम तक याद रहेगा अच्छे से। आगे देखेंगे हम, कई रचनाओं में स्रोत भाषा के मानक रूप के स्थान पे या फिर मानक रूप के साथ ही उपभाषाओं या उपभाषा का प्रयोग भी होता है। ऐसे प्रयोगों का अर्थ सुनिश्चित करने के लिए इनसे संबद्ध उपभाषा अथवा बोली कोशों का अध्ययन उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। बहुत ही अनिवार्य हो जाता है अलग अलग भाषाओं। देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अनुवादक जो है वह जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद कर रहा हो, अर्थात स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अच्छे से अनुवाद कर पाएगा। छठा हमारा, विभिन्न भाषा क्षेत्रों की संस्कृति में भिन्नता होने के कारण एक भाषा में व्यक्त अवधारणा को दूसरी भाषा तक पहुंचाना बहुत सरल नहीं होता है। स्वयं अनुवादक के लिए भी कई बार स्रोत भाषा की रचना का सांस्कृतिक संदर्भ बहुत स्पष्ट नहीं रहता है। अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिसमें सांस्कृतिक शब्द, संस्कृति को लेकर हमारे बहुत अनेक अच्छे अच्छे शब्द आते हैं जिसका अर्थ सभी को नहीं पता होता है। कई बार कुछ मुहावरों तथा भाषा प्रयोगों के पीछे सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा रहती है और अनुवाद में उसका परिचय देना जरूरी होता है। कई बार मुहावरों का भी प्रयोग होता है, जैसे स्रोत भाषा में, उसका लक्ष्य भाषा में परिचय देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला हम महत्व देखेंगे, इन सब स्थितियों में स्रोत भाषा के क्षेत्र से संबद्ध कोश से अनुवादक को सहायता मिल सकती है। सहायता विभिन्न क्षेत्रों की पुराकथाओं से जुड़े हुए या उनके संदर्भ से युक्त लेखन के अनुवाद में पुरा कथा कोश बहुत सहायक होते हैं। अगला महत्व क्या है, किसी शब्द के अनेक पर्यायों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर रहता है। इसी प्रकार स्रोत भाषा के एक शब्द के लिए कई बार लक्ष्य भाषा में अनेक प्रतिशब्द मिलते हैं, अर्थात स्रोत भाषा का जो एक शब्द होता है उसका लक्ष्य भाषा में एक से अधिक अर्थ देखने को हमें प्राप्त होता है। ऐसे में स्रोत भाषा के शब्द का सटीक तथा सूक्ष्म अर्थ समझने के लिए लक्ष्य भाषा में उसके लिए उपयुक्त प्रतिशब्द का चुनाव के लिए थिसॉरस तथा पर्याय कोश बहुत उपयोगी होता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ अनुवाद क्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के कोशों की उपयोगिता का संकेत मात्र दिया गया है। आइए हम इन भिन्न भिन्न प्रकार के कोशों की प्रकृति और प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से देखें व्यवहारिक रूप में ये किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। अनेक अनेक प्रकार के हमारे जो कोश होते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कोश कौन सा है। कोशों के प्रकार में पहला कोश है भाषिक कोश। इस श्रेणी में उन कोशों को रख सकते हैं जिनका सरोकार भाषा और शैली के विभिन्न पक्षों से होता है। सरोकार इनका विभिन्न शैली के विभिन्न पक्षों से होता है। इनके अंतर्गत केवल शब्द ही नहीं
पर्यायों, विशिष्ट शब्द तथा भाषा प्रयोगों, विशिष्ट अभिव्यक्तियों तथा लोकोक्तियों और मुहावरों से संबंध कोश भी आ जाते हैं। इसमें मुहावरा, लोकोक्तियाँ सभी आ जाते हैं भाषिक कोश में। इनमें प्राथमिक स्तर पर आता है शब्दकोश और उसमें ही एक भाषिक और द्विभाषिक कोश आते हैं। आगे हम देखेंगे अगला कोश हमारा है अन्य कोश। अन्य कोश क्या होता है? अब तक कोशों पर विचार किया गया जो, तो उसमें भाषा शब्द, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्द प्रयोग, मुहावरों, प्रयुक्तियों, अभिव्यक्ति आदि से जुड़े हैं। हमने इससे पहले जो बात की है उसमें पर्यायवाची शब्द, मुहावरे ये सब जुड़े हुए हैं। वैसे तो अनुवाद भाषा का ही व्यापार है और इससे जुड़ी हर बात कहीं ना कहीं भाषा से जुड़ती है, किंतु इस अनुभाग से हम कुछ ऐसे कोशों पर बात करेंगे जो सीधे सीधे भाषा प्रयोग की अपेक्षा कुछ अन्य बातों से जुड़े हैं। इन बातों का महत्व भी अनुवाद से कम नहीं है। अन्य कोश में हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानेंगे। आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है एक भाषिक कोश। एक भाषिक कोश में किसी एक भाषा के शब्दों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह होता है और उसी भाषा में उनके अर्थ भी दिए होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कहाड़, कहाड़ बड़ी कहाड़ी, कछुए की खोपड़ी, कुआं, नरक, झोपड़ी, भैंस का बच्चा, ढूंढ, ऊंचा टीला, ढूंढ को क्या कहते हैं? ऊंचा टीला बोलते हैं। आगे देखेंगे सूप। ये सब एक जैसे किसी एक शब्द का अर्थ, जैसे किसी भी भाषा में, हमारी हिंदी में मान लीजिए, तो एक भाषा के शब्दों का उसी क्रम में उसी भाषा में अनेक अर्थ जब दिए रहते हैं तो वह एक भाषा कहलाते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी एक शब्द है कोई किसी भाषा का, उसी भाषा में उसका अर्थ जब अलग अलग बताया जाता है तो एक भाषिक। एक भाषिक से आपको सीधे समझ आ जाना चाहिए कि एक ही भाषा का कोश हो, अर्थात शब्द भी एक भाषा का हो और अर्थ भी दोनों एक ही भाषा के हो, तो वह एक भाषिक कोश कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है द्विभाषिक कोश। द्विभाषिक कोश में एक भाषा के शब्दों के अर्थ, उच्चारण तथा प्रयोग संदर्भ दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। जैसे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू बांग्ला, इंग्लिश टू मलयालम, ऐसे करके हिंदी टू मलयालम, हिंदी टू मलयालम करके हिंदी जो है हर एक भाषा में शब्दकोश का प्रयोग पाया जाता है। जैसे कि मलयालम से हिंदी, कन्नड़ से हिंदी, तमिल से हिंदी पाया जाएगा। अलग अलग भाषाओं में जैसे कन्नड़ से तमिल शब्दकोश बहुत ही कम मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। अनुवाद में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है क्योंकि ये स्रोत तथा लक्ष्य दोनों भाषाओं के शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग की समाहित करते हैं। स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा में से कोई भी इन कोशों की प्रथम भाषा हो सकती है जिसके शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग दूसरी भाषा में रहते हैं। अंग्रेजी हिंदी के परस्पर अनुवाद के संदर्भ में अंग्रेजी हिंदी और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश इस श्रेणी में आएंगे। जैसे कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो हिंदी से अंग्रेजी वाला शब्दकोश लेंगे, अंग्रेजी से हिंदी करना है तो अंग्रेजी से हिंदी वाला शब्दकोश लेंगे। अनुवाद में यद्यपि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के शब्द पर्याय खोजने होते हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार के कोशों की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे हम। स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा शब्दकोश की उपयोगिता तो आपके सामने स्पष्ट है, किंतु कई बार विशेषकर अनुवाद पुनरीक्षण के क्रम में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि लक्ष्य भाषा का जो शब्द आपने चुना है वह स्रोत भाषा के संबद्ध शब्द का आशय सटीक रूप से दे रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम एक वाक्य देखें, ही इज़ क्वाइट क्लियर इन हिज माइंड। अंग्रेजी शब्द क्लियर के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि आप कौन सा उसमें से चुनेंगे। देखिए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश आप देखेंगे तो डॉक्टर कामिल बुल्के के कोश में इस शब्द के कई अर्थ दिए हैं। स्पष्ट, स्वच्छ, पारदर्शक, निर्दोष और सुनिश्चित और निर्बोध। क्लियर का अर्थ इसमें स्वच्छ, पारदर्शक, निर्दोष, सुनिश्चित और निर्बोध। इसमें से आप कौन सा अर्थ ही क्वाइट क्लियर इन हिज माइंड का अनुवाद करने में लगाएंगे, यह आपके लिए एक अच्छा कार्य होगा कि आप उसमें से क्या चुनते हैं। अगला हमारा प्रकार है उपभाषा कोश। उपभाषा कोश में मानक भाषा में से जुड़ी हुई किसी बोली के शब्दों और का प्रयोग का अर्थ सहित संग्रह होता है। उपभाषा कोश में क्या होता है? मानक भाषा से जुड़ी हुई किसी भी एक बोली का उस शब्दों में प्रयोगों का अर्थ सहित संग्रह होता है, मतलब उसका प्रयोग सहित अर्थ संग्रह होता है। उपभाषा में हुई किसी रचना के लिए तो ऐसे उपकोश उपयोगी सिद्ध होते हैं, पर कई बार मानक भाषा में
लिखे हुए साहित्य में मुख्य रूप से कथा साहित्य में बोलियों के शब्द तथा मिले जुले होते हैं। हिंदी में आपको ऐसे असंख्य प्रयोग आंचलिक कथा साहित्य में मिलेंगे। विशुद्ध आंचलिक की श्रेणी में आने वाले साहित्य में कई बार ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो क्षेत्र विशेष की बोली तक ही सीमित होते हैं। आपको क्षेत्रिक भाषा में मिलेगी कि इस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है, वह एक सीमित क्षेत्र के अंदर वह भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी के कई कथाकारों की रचनाओं में स्कॉटिश तथा वेल्स भाषा प्रयोग मिलते हैं। कथा साहित्य तथा इतर रचनाओं में रचनाओं जो क्षेत्रीय रीति रिवाज कृषि आदि संबंधी उपभाषा के शब्द कई बार आते हैं। उपभाषाओं के बहुचलित शब्द तो मानक भाषा के शब्दकोशों में मिल सकते हैं, जैसे स्कॉटिश शब्द बच्चा, किंतु अधिकतर शब्द बोली विशिष्ट होने के कारण केवल उपभाषा के शब्दकोश में ही मिल सकते हैं। अनुवादक को केवल संदर्भ में से अर्थ के अनुमान लगाने के स्थान पर कोश से उनका अर्थ देख लेना चाहिए, तभी अनुवाद अधिक संगत और प्रामाणिक होता है। अर्थात उसके अर्थों को अनुवादक जब अच्छे से समझ लेता है स्रोत भाषा के, तब वह जब अनुवाद करता है तो वह एक परिमाणिक और अच्छा अनुवादक कहलाता है। बहुत अच्छा अनुवाद वह करता है जो स्रोत भाषा को पहले समझकर फिर लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे हम। अगला हमारा है अपभाषा। अपभाषा को सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, किंतु बोलचाल की भाषा में कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो मानक भाषा से बहुत भिन्न होते हैं और मात्र मानक भाषा की शब्दावली, शब्दार्थ और प्रयोगों के माध्यम से इसका मतलब नहीं समझा जा सकता। इन्हें अपभाषा या चालू भाषा के प्रयोग कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में खुंदक, दुल्ला, पंगा लेना, फट्टे मारना आदि शब्द और प्रयोग मात्र मानक भाषा के माध्यम से नहीं समझ सकते। कई बार मानक भाषा में प्रयुक्त सहज सामान्य शब्द भी चालू भाषा में कुछ और अर्थ होते हैं। छोड़ना या फेंकना जो है, गप मारना, दूर की हाँकना। अंग्रेजी भाषाओं में भी आपको ऐसे प्रयोग मिलेंगे जिनके शब्दार्थ अनेक आशय को भी बिल्कुल भी प्रकट नहीं करते हैं। जो हमारी यह भाषा है अपभाषा, यह सुनने में तो बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानक भाषा से यह बहुत भिन्न होती है और मात्र मानक भाषा की शब्दावली, शब्दार्थ और प्रयोगों के माध्यम से इसका मतलब नहीं समझा जा सकता है। अगला हमारा है विपर्याय कोश। विपर्याय कोश में शब्दों के विलोम या विपर्याय दिए होते हैं। ये भी कुछ स्थितियों में अनुवाद में सहायक होते हैं, क्योंकि किसी खास प्रसंग में उपयुक्त शब्द का सुझाव इनसे भी मिल सकता है। कभी भी एक ही कोश में पर्याय तथा विपर्याय दोनों प्रकार के शब्द सम्मिलित कर लिए जाते हैं। विपर्याय अर्थात विलोम अर्थ जिसमें दिए हों विपर्याय कहलाते हैं। अगला हमारा है उच्चारण कोश। उच्चारण कोश वे कोश होते हैं जिनमें प्रायः अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का सही उच्चारण दिया जाता है। वह क्या कहलाते हैं? उच्चारण कोश। जिसमें उच्चारण अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों का दिया जाता है वह उच्चारण कोश कहलाते हैं। अगला हमारा है साहित्य कोश। साहित्य कोश में एक या अधिक भाषाओं के साहित्यकारों, विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा धाराओं और साहित्यिक रचनाओं के विषय में जानकारी दी जाती है। जब आप साहित्यिक अनुवाद करते हैं तो संबद्ध विषय के प्रति आपको अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा कई बार बड़ी हास्यास्पद भूलें हो जाती हैं। जिसमें साहित्य के बारे में, साहित्यकारों के बारे में बताया जाता है वह साहित्यिक कोश कहलाता है। आगे देखेंगे हम साहित्य कोश का उदाहरण देखेंगे हम कि रोमांटिसिज्म का अनुवाद यदि आप रोमानवाद कर देते हैं तो इसमें इस शब्द से संबद्ध अधिकतर अवधारणाएं छूट जाएंगी। आप इसके विषय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इससे अभिहित रोमान का स्वर रूप जो होता है वह सामान्य प्रचलित धारणा से भिन्न है। इसीलिए इसके लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद नाम का प्रयोग होता है। हालांकि यह नाम भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं होता है कि इसके लिए रोमांटिसिज्म के लिए। अगला हमारा कोश है विश्वकोश। विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया में विश्व के अनेक विषयों, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान आदि से संबद्ध जानकारी दी जाती है, जिसे विषय के अधिकारी विद्वानों से लिखवाया जाता है। यह थे हमारे अनुवाद के साधन तथा
जो हमारा शब्दकोश है उसके बारे में हमने बताया आपको, शब्दकोश होते क्या हैं, शब्दकोश के प्रकार हमने बताएं तथा सभी प्रकारों को अच्छे से आपको विश्लेषित करके हमने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।